नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और अपना चिट चैट विद स्टार का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। लेकिन आज दरअसल मैं जिस जगह पर हूं और जिन लोगों के साथ आपकी मुलाकात आज कराने वाला हूं, देश का गौरव हैं ये लोग और देश का नाम बढ़ाया है इन्होंने। और जाहिर तौर पर ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक्स में हमने शानदार प्रदर्शन किया और अब पैरा ओलंपिक्स हुए और पैरा ओलंपिक्स में हमने ओलंपिक से भी जानदार और शानदार प्रदर्शन किया है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमने 19 मेडल अपने नाम किए और उन 19 मेडल में एक मेडल जिसका है ब्रॉन्ज मेडल, मनोज सरकार जिनको कहते हैं, आज हमारे साथ मनोज हैं और मनोज से तारुफ कराएंगे, उनका तारुफ आपके बीच लेंगे और उनकी बातचीत और कैसा रहा पैरा ओलंपिक में सफ़र, बातचीत के ज़रिए आपके बीच लेकर आएंगे। स्वागत करता हूँ मनोज, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मनोज, टोक्यो और टोक्यो में आप पहुँचे, टेनिस खेल रहे थे और बैडमिंटन खेल रहे थे और शानदार प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। कैसा सफ़र पहले बताइए टोक्यो का रहा है वहाँ पर? पैरालंपिक्स टोक्यो में हुए और इसके लिए तो सबसे पहले टोक्यो पूरे जापान को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट इस पैंडमिक में करवा दिया। और मुझे लगता है कि वही एक ऐसी कंट्री थी जो इतनी व्यवस्था ढंग से उन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया और बहुत ही मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आए और उन्होंने सब कुछ परफेक्ट तौर पे किया। और हम जब वहाँ पे गए तो एक डर था मन में, क्योंकि कोविड का जो डर था वो तो था ही था। उसके बाद कोविड के डर से निकल के जब मेडल के लिए हम खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ा जोश और उत्साह था और उसके बावजूद ये मेडल आया तो आप देख सकते हैं। ये आपके गले में मेडल है तो ये जाहिर तौर पर देश का गौरव है और शानदार प्रदर्शन किया है आपने। लेकिन कहाँ लग रहा था कि चूक हो गई, वो चूक कहाँ पर नज़र आई? कुछ मिस्टेक्स हुई है हमसे कि कई बार हम लोग क्या होता है कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो वैसे अगर छोटा सा एग्जांपल दूं जो मेरे साथ हुई थी कि मैं अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहा था, ना कि प्रेजेंट टाइम में। फॉर एग्जांपल प्रमोद भैया से मैच खेला था मैंने तो मैच लूज़ कर गया मैं। उसके बाद फिर सेमीफाइनल में बैतल से था, तो दिमाग में अगर उस मैच पे ज़्यादा प्रेशर रखता, मुझे लगता है उस मैच का ज़्यादा सोचता तो रिजल्ट और बेटर हो सकता था। मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आगे के बारे में ज़्यादा सोचा कि इसके बाद उनसे फिर मैच होना है। तो मुझे लगता है कि ये एक सीख है मेरे लिए और इस सीख से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहला मुकाबला आप इससे पहले मुकाबला होता प्रमोद से हुआ था आपका और वो आप हार गए थे, तो आपके जहन में ये था कि मैं अभी तो हारा हूँ, प्रमोद आप भैया कहते हैं, जाहिर तौर पे सीनियर हैं, तो प्रमोद भैया से आप आ रहे हैं और अगर ये मुकाबला मैं जीत जाता हूँ तो फाइनल भी प्रमोद भैया से होना है, तो वो जहन में था, वो प्रेशर एक तरीके से प्रेशर्स भी कह सकते हैं, प्लानिंग भी चल सकती थी कि प्लानिंग कर रहा था कि नेक्स्ट जो गलती फर्स्ट मैच में हुई वो सेकंड मैच में ना हो। तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट टाइम को मैं जी नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कोशिश करेंगे 2024 में पेरिस में कि ऐसी कोई गलती ना हो और इवन आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं सब में ये कोशिश करेंगे कि ये गलतियाँ बिल्कुल ना हो। ये गलती वैसे होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए लेकर आए ना, वो भी बहुत गर्व की बात है। जितना मैं वाकिफ़ हूँ, आप उत्तराखंड से हैं, रुद्रपुर से हैं और आप वाहिद यानी कि इकलौते ऐसे उत्तराखंड के प्लेयर हैं बैडमिंटन के जिन्होंने मेडल हासिल किया है ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि ओलंपिक्स का मतलब पैरा ओलंपिक्स के और ओलंपिक्स दोनों में एक बात किया जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ उत्तराखंड से जिसने पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता है। और मैं ये भाग्यशाली समझता हूँ कि अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना और उसके बाद फिर देश को रिप्रेजेंट करना पैरालंपिक्स गेम में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक चुनौती भी थी कि एकमात्र प्लेयर होने के बाद मेडल लाना है और कहीं ना कहीं उससे जो आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज है, उन पे एक छाव आएगा कि पैरा के प्लेयर्स, पैरा के लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और आगे आ सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत मतलब बोझ मतलब भारीपन था अपने ऊपर कि मुझे उत्तराखंड के लिए भी बहुत कुछ करना था। उत्तराखंड के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करना था और शायद अब कर रहे हैं, उस पर अग्रसर हो रहे हैं। आपने पैरा का जिक्र करा जो कह रहे थे कि वो बोझ है और अब पैरा को लेकर शायद जो मानसिकता लोगों के भीतर थी वो बदलती हुई नज़र आ रही है। इस सीज़न के बाद, मैं 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के बाद का जिक्र करूं, आपको लग रहा है कि बदलाव हो रहा है? बिल्कुल, ये बदलाव आप देख सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव तो यही है ना। और इसके पीछे मैं कुछ लोग हैं, कुछ टीम्स है जिनका मैं शुक्रिया अदा कहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला मैं शुक्रिया कहूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का कि उनका जो विज़न था पर एक प्लेयर से बात करने का, उनका विज़न था कि आप मेडल जीतो हारो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं हमेशा, पूरा देश आपके साथ है। उनके इस वर्ड ने
इतना मोटिवेट करा कि हमारे मन से कहीं ना कहीं एक डर जो था पैरा ओलंपिक्स का वो कहीं ना कहीं हटा कि नहीं, देश हमारे साथ है तो हम और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं थैंक यू कहना चाहूँगा साई का, पीसीआई का, जिन्होंने इतना कुछ अरेंज करा उनके नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, कि उन्होंने हर एक छोटी सी छोटी चीज़ बारीकियाँ हमारे ऊपर ध्यान दी। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है वो है मीडिया का, जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज दिया और इतना प्यार सम्मान दिया, जिसकी वजह से हमारा जो गेम्स है, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, बैडमिंटन हो, एथलीट हो, कोई भी एनी ऑल गेम्स हो, वो हर एक कोने कोने तक पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि देश में और ज़्यादा पैरा प्लेयर्स अब आएंगे और नई पीढ़ी आएंगी, और 2024 में मुझे लगता है जो 19 का आंकड़ा है शायद 50 का आंकड़ा ना हो जाए। ये आप पहले से भी कहते आ रहे हो कि 19 जो अभी हमने मेडल जीते हैं, लेकिन 2024 में और उसके बाद में ये आंकड़ा बढ़ने वाला है, 50 के पार ही हो जाएगा। हमें उम्मीद भी है वैसे, क्योंकि इस समय जो हम देख रहे हैं खेलों के प्रति हमारी सरकार हो, प्रशासन हो, मिनिस्ट्री हो, वो बहुत काम कर रही है। जो साई का आपने कहा, पीसीआई का जिक्र करा, वो भी बहुत काम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं टोक्यो लेकर चल रहा हूँ आपको फिर से। सफ़र पहले दिन का, जब आप टोक्यो पहुँचे, उसके बाद फाइनल तक का सफ़र, जब आपने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया, वो सफ़र ज़रा बताइए कैसा आपको नज़र आया? कि जब आप पहुँचे तब जहन में था कि यार नहीं, इस बार करना ही है कुछ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट था तो कहीं ना कहीं हर छोटी से छोटी चीज़ हमें समझना पड़ रहा था। इसमें हमारी जो पूरी टीम है पैरा बैडमिंटन की, पीसीआई की तो पूरी टीम थी वहाँ पे लगी हुई, साई की पूरी टीम लगी हुई थी। लेकिन इस सब के पीछे मैं कहूँगा कि कहते हैं ना कि किसी भी मूवी को या सॉन्ग को चलाने के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़े अच्छे होते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक में बहुत अच्छे जो रोल्स हैं वो हैं, जैसे हमारे कोच हैं गौरव खन्ना सर, जो हमारे बीआई की जो टीम के जो वो है संयोजकता है, जो हमारे जो अभी पैरा बैडमिंटन को देख रहे हैं, राव सर, फिर हमारे जो स्टाफ थे, दोनों फिजियो भैया लोग, तो उनके जो तरीका था वो इतना अच्छा था कि हम लोगों को बांध के रखा था, कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमें हर कोई गलती ना करे, हमें इंजरी फ्री रखने से लेकर हमें मोटिवेशनल से रखकर हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमें फॉलो कर रहे थे। इवन हमारे कोच की बात करें तो सुबह उठ के हमें उठा देते थे कि उठो, चलो टाइम हो गया भैया, ब्रेकफास्ट करना है, फिर प्रैक्टिस में भी जाना है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ फर्स्ट डे से लेकर एंड डे तक, इवन मैंने लंच नहीं करा था सेमीफाइनल मैच से पहले, मतलब ब्रॉन्ज मेडल से पहले। तो मेरे कोच आए और मुझे पुश करा, पहले कार्बोहाइड्रेट लो, अगर आप नहीं लेते हो तो पता चल रहा है मैच में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ देखना, जैसे कुछ भी, चाहे आप चावल लो, केला लो, ब्रेड्स लो, एनर्जी के लिए, क्योंकि वो मसल्स फटीग को रोकता है। तो उसका बेनिफिट ये था कि उनकी अब वही सोच है ना कि हमारी जो टीम वो इतनी अच्छी फैमिली की तरह रहते हैं कि उन्होंने पुश करा कि आप लो, और ताकि वहाँ पे रिजल्ट और बेटर आए। तो कहीं ना कहीं पूरे पैरा ओलंपिक्स में हर एक व्यक्ति का रोल है ना। पूरे बैडमिंटन जो फैमिली थी हमारी वो इतनी अच्छी है और इतने साथ हम लोग मिलके काम करते हैं कि कई बार हमें लगता ही नहीं कि हम फैमिली से बाहर हैं। अच्छा, सफ़र को किस तरह से देख रहे हैं टोक्यो के? टोक्यो के सफ़र की बात किया जाए तो मतलब आने के बाद कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अंत भला देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला है और कोशिश करेंगे कि यही सीख हम मतलब आगे मतलब सीखते रहे, ताकि सीखने की उम्र ख़त्म ना हो। ये ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला, जब मेडल मिला प्रधानमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई थी फ़ोन पर? क्या बातचीत हुई थी? मैं प्रधानमंत्री सर से जब बात करी तो मेरे साथ प्रमोद भैया बैठे हुए थे, गौरव सर बैठे हुए थे। तो हम लोग जब बैठे वहाँ पे और जब उन्होंने बात करी और जब सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो मेरे लिए एक बहुत गर्व वाला प्राउड मोमेंट था। वो ऐसा मोमेंट था कि मतलब उत्तराखंड का नाम मेरे वजह से आना वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने देश को बधाई दी, उत्तराखंड को बधाई दी। तो उनके साथ बात करके ऐसा लगा कि ये एक वैसे सज्जन व्यक्ति हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने पद पे हैं वो, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं कि ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो सबसे बात कर रहे थे, सिर्फ मेरे से नहीं। मैं अपनी बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे सारे प्लेयर से बात कर रहे थे जो भी देश के लिए खेले। तो मुझे लगता है कि हर एक छोटी से छोटी बात को वो इतना नोटिस करते हैं और इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी हमारे साथ इतने लगे हुए हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो खेल प्रेमी बहुत हैं।
इनफैक्ट वो हर फील्ड में ही इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, लेकिन खेल प्रेमी हैं। जब ओलंपिक्स चल रहे थे और नीरज का मुकाबला चल रहा था, तब हम उस मुकाबले को देख रहे थे और हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री भी इस मुकाबले को देख रहे हैं और वो वॉच कर रहे हैं प्रॉपर। और जैसे ही नीरज ने गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बधाई दी। ऐसे ही आप लोगों के साथ जब पैरा ओलंपिक्स चल रहे थे, प्रधानमंत्री वॉच कर रहे थे, हर मुकाबले को वॉच कर रहे थे। और जैसे आप लोगों ने मेडल्स जीते और उसके बाद बाकायदा कॉन्वर्जेशन हुई, बातचीत हुई। और ये शायद देखिए, एक प्रधानमंत्री अगर खिलाड़ियों से बात करता है, वो जीते हों या हारे हों, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो मोटिवेट करता है खिलाड़ियों को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मनोबल इतना बढ़ाया उन्होंने कि आप चीज़ें मतलब हम सोच नहीं सकते कि देश का प्रधान व्यक्ति अगर आपसे बात करे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये एक ऐसा मोमेंट था कि हम इतने मोटिवेट हुए कि हम चीज़ें जो अच्छी या बुरी हुई वो सब भूल गए हम। उसके बाद ऐसा लगा कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो उसका मतलब नतीजा ये निकला कि हम आज जैसे परसों हम उनसे मिलने वाले हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन फ़ोन पे बात करने के बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल एकदम परिवार की तरह है। हाँ। बिल्कुल है ना। तो एक और बड़े एक हमारे बहुत बड़े हैं जो हमें आदर्श, हम जिनको मान रहे हैं और वो हमें आगे की राह दिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, और उससे भी अच्छी बात मुझे लगा कि उनके विज़न के चक्कर में पूरे इंडिया में ऐसा लग रहा है कि हमें सबको इक्वल देख रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूँगा कि उनके शब्दों का ही ये इतना बड़ा परिवार की तरह बैठा हुआ है कि वो दिव्यांग को और एबल को दोनों को सब समांतर में देख रहे हैं। लेकिन सबसे टफ फाइट आपको कहाँ लगी? जो टोक्यो में जो मैचेस हुए आपके, सबसे टफ फाइट कौन सी? देखिए, टफ से टफ फाइट अगर देखा जाए तो प्रमोद भैया से थी क्योंकि ऐसा था कि वो मेरे डबल्स के पार्टनर भी हैं और हम दोनों वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं अभी सिंगल्स में और डबल्स में, है ना। और फाइट ये थी कि उनको मेरे बारे में पता था, मुझे उनके बारे में पता था। इंडिया में भी मोस्टली हम लोग साथ में कई बार हम लोग फाइनल सेमीफाइनल आपस में भिड़ते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा टफ पॉइंट वही होता है कि जब हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं तो आपको पता था कि कौन सा अगर आप इधर से दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो उधर उनको पता है आपको कि क्या आने वाला है सामने से, है? एग्जैक्टली, हाँ, वही तो चीज़ है ना कि हम डबल्स के पार्टनर है तो आपस की चीज़ें बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जो मुकाबला आप हारे थे, उस मुकाबले में भी जो सामने वाला खिलाड़ी था, उसकी भी कुछ आपको लग रहा था कि यार यहाँ पर मेरी थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई? जो एक तो आपने बताया कि आप पुरानी चीज़ें सोच रहे थे, प्रमोद से हारे थे और फिर फाइनल में प्रमोद से जाना है। उसके अलावा कोई टेक्निकली चीज़ आपको लग रही थी कि नहीं यार मैं यहाँ पर मात खा गया थोड़ा सा? टेक्निकली अगर बात किया जाए तो ऐसा कुछ था नहीं कि उनमें ये चीज़ बहुत अच्छी हो या हमें वो चीज़ बहुत ख़राबी हो। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मेरी कमियां हैं वो पूरी करनी है। दूसरी बात, मैं डैनियल बैथल की तारीफ़ करूंगा कि उनका जो मेंटल लेवल था, फिटनेस लेवल था, स्ट्रोक्स लेवल थे, मतलब जो भी उनके टेक्निक थे वो बहुत अच्छे थे, है ना। वो अच्छे थे तभी वो मुझसे जीते हैं, तो ये मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। सेकेंड थिंग्स, जो कमियाँ उसमें थी, थोड़ी फिटनेस मुझे और करनी है, थोड़ा स्पीड पे वर्क और करना है, थोड़ा स्ट्रेंथ पे वर्क और करना है, और डेफिनेटली मैं वो करूँगा और 2024 में आपको इसका कलर चेंज करके दिखाऊंगा। ओके, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सोने का तमगा अब ये हो। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखें, मुकाबला हुआ, मुकाबले के बाद अब क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में हम भी देखिए, मैं भी मीडिया से हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, काफ़ी वक्त हो गया मुझे स्पोर्ट्स कवर करते हुए, लेकिन मेरी भी नॉलेज में पैरा ओलंपिक्स हो या पैरा एथलीट हो, इतना मीडिया कवरेज अभी तक नहीं मिला है। हम पहले भी ओलंपिक्स लंदन खेला, हमने रियो खेला, पैरा ओलंपिक्स में भी। क्या आपको नज़र आया है कि यार इस बार कुछ अलग है और आने वाले वक्त में पैरा ओलंपियंस की, पैरा एथलीट्स की भी फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या है कि सबसे बड़ा जो रोल है, मुझे लगता है वो रोल इसका है कि जब घर के मुखिया जो है ना, अगर उनका ये लगता है कि मेरे सारे बच्चे बराबर हों, तो सारे घर के बच्चे भी समझते हैं कि ये मेरा भाई है। वही देखिए, आप पीवी सिंधु को देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, आप नीरज चोपड़ा को देख सकते हैं कि सभी ने हमारे लिए ट्वीट करा। तो हमारे लिए मतलब इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हम लोग सब आपस के प्लेयर हैं। हमें फील ही नहीं हुआ कि वो एबल हैं, हम पैरा हैं। ऐसा लग रहा था कि हम एक यूनिटी हैं जो इंडिया के लिए ही खेल रहे हैं और वहाँ के लिए पैरा और एबल नहीं, सिर्फ इंडिया है। तो ये सारा जो विज़न है वो विज़न इतना अच्छा है और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि वो हमेशा कवरेज करने आ रहे हैं और छोटी छोटी बात कर रहे हैं वो हमसे, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें अच्छी से अच्छे हो रही है। और यही नतीजा है कि 2021 में अभी जो ये पैरालंपिक हुए 2020 के, तो इस पैरालंपिक्स में इतना कवरेज मिलना और इतना प्यार सम्मान पूरे देशवासियों से मिलना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। नहीं, और ये गर्व की बात होनी भी चाहिए। लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि बदलाव हो रहा है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत हो रहा है,
आप उत्तराखंड, अब यहाँ से उत्तराखंड जाएंगे, वहाँ पर भी भव्य स्वागत जाहिर तौर पर होगा। तमाम प्रदेश की सरकारें आपको आमंत्रित कर रही हैं, प्रधानमंत्री से मीटिंग होनी है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मीटिंग है। तो ये चीज़ें अपने आप में ही आप लोगों को तो मोटिवेट कर रही हैं। एक जो मेरे जहन में है, जो पैरा एथलीट्स हैं, जिनको लगता है कि यार मेरा फ्यूचर क्या है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके लिए भी आने वाले समय में एक आशा की किरण है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आशा की किरण इसीलिए है कि हमारे बातों को, हमारी मेडल्स को और हमारे जो अचीवमेंट्स है उस सब को आप लोग दिखा रहे हैं और देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो बदलाव है वो यही बदलाव है और यही बदलाव चाहिए ताकि देश में और भी प्लेयर आए, देश में नई पीढ़ी आए और वो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में और मेडल आए। और यही जो आप कह रहे हैं ना बदलाव है, यही तो बदलाव है। और इसी बदलाव के नतीजे पे ये हम आज अशोका होटल, इतने बड़े होटल में हम बैठे हुए हैं। ये बदलाव नहीं तो क्या है? ये बदलाव नहीं तो क्या है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में जो मैं जो कह रहा हूँ कि लोग अब और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोग और ज़्यादा इनिशिएट करेंगे, और ज़्यादा एथलीट्स बनेंगे पैरा के लिए भी। लोग अपना इनिशिएट करके आएंगे, क्योंकि मैंने तमाम लोगों को देखा है कि अगर थोड़ी सी फिज़िकली थोड़े से चैलेंज हैं तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अब वो निराशा की बात नहीं। निराशा की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोल कर रही है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों के वजह से, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने कॉल्स आ रहे हैं जिनके मैंने नाम कभी नहीं सुने। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि भैया हम भी हम खेलना चाहते हैं और हमारा ऐसी प्रॉब्लम। मैं इस बात का, अभी आपके पास कुछ देर पहले भी कॉल आया था और मैं जब से आपसे मिला हूँ तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया, तब से आप कॉल पे ही हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि आपके पास कॉल्स तो आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ नए प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैं कहना चाहूँगा कि वो उन लोगों का ऐसा रहा कि वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुके थे। मनोज, क्या करेंगे उन प्लेयर्स के लिए, नए प्लेयर्स के लिए, नए लड़कों के लिए? देखिए, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी उनकी तरफ से कोई ना कोई मदद करें। मदद इन द सेंस कि उनको सही रास्ता दिखाए, उनको वहाँ तक लेके जाए जहाँ तक आज हम हैं। उसके पीछे जैसे फॉर एग्जांपल कि टॉप्स एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, इसी तरह से खेलो इंडिया की स्कीम है। तो एटलीस्ट अगर वो स्कीम तक भी पहुँच जाए ना, अगर उस लेवल तक भी पहुँच जाए और नेशनल स्टेट खेलने लग जाए, तो मुझे लगता है फिर उनको रोकना किसी के बस में नहीं है। तो मनोज अपनी तरफ से इनिशिएट ऐसे युवाओं के लिए क्या कैसे करेंगे? क्योंकि मनोज ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता, उम्मीद है कि ये सोने का तमगा भी आने वाले समय में लगेगा। बहुत लोग, जैसे आप किसको एडमायर करते हैं, आपने किसको देखकर इसको शुरुआत की एक तरीके से बैडमिंटन? देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मम्मी थी, है ना, और उनकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ लाइफ में सीखा भी है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी और वही बात मेरे कोच साहब भी कहते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अगर आप अच्छा इंसान बन जाते हैं तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं आप, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बस वही कोशिश में लगे कि अच्छा इंसान बने ताकि अपने आप सारी चीज़ें ठीक होती हैं। क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो बैडमिंटन खेल रहे होंगे, लड़के हों या लड़कियां हों, वो कहेंगे कि मुझे मनोज की तरह बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे प्रमोद की तरह बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अलग अलग पीवी सिंधु हो गई या फिर तमाम लोग हो गए। लेकिन जो पैरा हैं वो कहेंगे कि नहीं, मनोज ने जो जिस तरह से संघर्ष किया है और जो आज उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पैरा में ओलंपिक्स में जीता है टोक्यो में, मुझे मनोज की तरह बनना है। तो मनोज को जो एडमायर करेंगे तो मनोज उनको क्या बोलेंगे? मैं क्या तो सलाह देंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही बात कहूँगा, आप मनोज की तरह, प्रमोद की तरह या जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं इनकी तरह मत बनिए। आप अपनी तरह बनिए और मनोज से, प्रमोद से और बाकी जितने पैरा प्लेयर्स हैं इनसे और बेस्ट बनिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। बेस्ट बनिए और अच्छे से काम कीजिए। मनोज, अब थोड़ा सा मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि टोक्यो की बात हो गई, ब्रॉन्ज की बात हो गई, रुद्रपुर में शुरुआत कैसे करी आपने? जब हम रुद्रपुर में थे तो छोटे थे, तो बैडमिंटन मतलब नॉर्मली खेलते थे और उसके पीछे मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने एक 10 रुपये का रैकेट दिलवाया और उससे खेलना स्टार्ट करा और नॉर्मल तौर पर खेलते रहे। फिर एबल बॉडी में खेले और क्योंकि पैरा के बारे में कुछ नहीं पता था। 2011 में जब फर्स्ट टाइम मुझे DK सेन सर मिले और उन्होंने मुझे गौरव सर का नंबर दिया और देने के बाद उसके बाद जो कहानी स्टार्ट हुई पैरा की, तो तब से खेल ही रहे हैं। और उसके बीच में बहुत मतलब ऊंच नीच आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि मतलब उतार चढ़ाव आते रहे लाइफ में। कभी क्या हुआ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, कभी चीज़ें ऐसी हुई कि चीज़ें बिल्कुल हमारे पक्ष में नहीं था, विपक्ष में था, लेकिन तब भी हम खेलते रहे और आज आपके सामने हैं। क्या कहेंगे लोगों को कि अब ये जो ब्रॉन्ज मेडल है, सोने का तमगा, हम जल्द ही देखेंगे इसको? 100% देखेंगे और मैं
अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि सारे टूर्नामेंट जो अब से होने वाले हैं वो सारे गेम्स मेरे लिए ओलंपिक्स होंगे, पैरा ओलंपिक्स होंगे। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि हम हर गेम्स को अगर पैरा ओलंपिक्स समझेंगे तो मुझे लगता है जो प्रेशर मैंने लिया था पैरा ओलंपिक्स का वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ये तो अच्छी बात है। मैं एक जहन में मेरे आ गया है सवाल। मैं 2018 का जिक्र करें, अर्जुन अवार्ड मिला आपको। जी। अर्जुन अवार्डी हैं आप, और उसके बाद तमाम चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपने गोल्ड भी हासिल किया है, सिल्वर भी हासिल किया है। ये चैंपियनशिप जब चल रही थी, ये एक तरीके से प्रैक्टिस थी टोक्यो के लिए या फिर क्या था? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हर गेम अपनी जगह पे वैल्यूएबल है। पैरा ओलंपिक्स का जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कई बार आपने देखा कि हाई स्कूल में हम जब होते थे तो क्या होता था कि आसपास के लोग बहुत डराते थे, हमारे टीचर्स डराते थे, इवन पेरेंट्स भी डराते थे। हाई स्कूल है, पढ़ ले, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। एग्जैक्टली जब हम एग्ज़ाम देते थे और रिजल्ट हाथ में आता था तब आपने सोचा होगा कि सब में इवन सभी सोचते होंगे यार ये तो कुछ भी नहीं था। सेम ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, इन सब का भी रोल सेम है। क्योंकि देखा जाए ओवरऑल प्लेयर तो वही है ना आपके सामने, जिनके साथ आप खेले हुए हैं, जिनको आपने हरा रखा है या जिनसे आप हार रखे हैं या जिनके साथ आप खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेयर तो वही हैं। सिर्फ एक नाम जुड़ जाता है और उस नाम का डर रहता है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से ये नाम जहन में ना आए। अच्छा, एक और बात बताइए, जब हम वहाँ पर टोक्यो में थे, आपने ब्रॉन्ज जीता, जब भारत का झंडा लहराता है ऊपर, क्या फील हो रहा था वहाँ पर? वो ऐसा फील आ रहा है, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वो इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि रीज़न ये है कि जब देश का झंडा विदेश में दूसरी क्षेत्र में जाके आपका झंडा जब लहराए और राष्ट्रगान बजे ना, तो वो एक ऐसा मूवमेंट होता है कि आंसू अपने आप आते हैं, रोंगटे अपने आप खड़े होते हैं और ऐसा फील होता है कि हमारा देश हमारे साथ खड़ा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, हमारा देश का झंडा हमारी वजह से आज दुनिया में लहरा रहा है। उस समय क्या फील हो रहा था जब आपका मैच चल रहा है, आप एक जीत गए, आपको पता चल गया कि चलो ब्रॉन्ज मेरे नाम हो गया, आप ब्रॉन्ज ही जीत गए, देश के नाम एक पदक ले लिया मैंने, तो क्या फील हुआ था उस समय? सबसे पहले ब्रॉन्ज जीतने से पहले एक मन में डर था कि यार देश के लिए मेडल है और ये छोड़ नहीं सकता मैं इस तरह से। तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार इतनी फिटनेस करी, इतना टेक्निकली वर्क करा और अभी खेल के अगर मज़ा नहीं आ रहा तो फिर मज़ा क्या आएगा। तो दिमाग में एक ही बात थी कि देश के लिए मेडल जीतना है। और जब मैच जीते ना तो सबसे पहले एक ही वर्ड आया कि उस पोडियम में देश का झंडा होगा अभी। तो ये सबसे एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। वो प्राउड मोमेंट था और उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में ऐसे ही प्राउड मोमेंट आप देश को देते रहिए, हमें देते रहिए। बहुत शुक्रिया मनोज, थैंक यू, बहुत बहुत सर। धन्यवाद, बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन बैडमिंटन में किया है मनोज ने, ब्रॉन्ज मेडल हमारे नाम किया है। ऐसे ही और भी खिलाड़ियों से मुलाकात करवाते हैं आपकी। फिलहाल मनोज हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।